नितिन नवीन बन गए हैं भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। 12 तारीख को जब बस्तर गए थे अमित शाह तो बुला लिया गया था नितिन नवीन को। पहली बार नितिन नवीन को शक हुआ जब बहुत सारी लंबी चर्चा हुई। उनको कहा कि आप दिल्ली जाइए, फलाने फलाने से मिलिए और उसके बाद पटना जाइएगा। 2009 वाला वो पोस्टर नीतीश कुमार मोदी का, वो बहुचर्चित पोस्टर, जिस पोस्टर पर पूरा बवाल हुआ था, उस पोस्टर को 2010 के पटना नेशनल एग्जीक्यूटिव के पहले उस पोस्टर को चलाया गया था। नितिन नवीन ही वो शख्स थे जिन्होंने कि लोकल पेपर से कोऑर्डिनेट किया था उसको छपवाने में, बिना किसी को बिना बताए जताए। संदेश चला गया है कि वही अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन ताजपोशी जो है वो मकर संक्रांत के बाद जो है वो होगी। तो आप भी मानते हैं मेरी बात दैट हाई कमांड नाउ इज मोदी शाह, जोड़ी नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में कहा जाता अटल आडवाणी की जोड़ी है। हाँ, पर उस जोड़ी के पास उतना पावर नहीं था जो इस जोड़ी के पास है। देखिए सत्ता जो है, क्योंकि उस जोड़ी के टाइम 200 पार नहीं कर पाई थी भाजपा। एग्जैक्टली कॉन्टेस्ट हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में। हाई कमांड ने तो तय किया था, जो कांग्रेस का आला कमान है, कि खड़गे जी बनेंगे। कई लोगों को जब शशि थरूर कई जगह गए, वहां के वर्कर्स को कहा गया यू विल नॉट अटेंड द मीटिंग। पिछले 45 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो लोगों ने जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हो और फिर वोटिंग हुआ। एक बार जो है सिचुएशन बनी थी जब नितिन गडकरी दूसरे टर्म के लिए हुआ कि वो नामांकन करेंगे 2013 में। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जब ये तय था कि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। उसके बाद पूर्ति को लेकर आरोप। पर्सनली नितिन गडकरी के करीबियों से बात करें, वो कहेंगे ये उनके खिलाफ एक साजिश थी। किसने रची थी? इनर पार्टी के नेताओं ने। सच्चाई है। नाम बताइए उन नेताओं। बीजेपी में जो अध्यक्ष पद होते हैं वो सिलेक्शन से होते हैं, इलेक्शन से नहीं। कोई चुनाव नहीं होता इन पार्टियों में। लोकतंत्र में चर्चा जरूरी है या चुनाव जरूरी है? मुझे लगता है दोनों जरूरी है। मुझे लगता है दोनों जरूरी है। अगर आपको पता चले Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है। नाम है नेता नगरी। 7 दिनों में क्या क्या बदल जाता है। बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है, जबकि होना तो ये तय था कि बिहार में कुछ गंभीर किस्म के काम होते औद्योगिक विकास से जुड़े हुए। पर हुआ क्या? सरकारी फीताशाही देखिए कि जो योजना महिलाओं के लिए स्वयं सहायता की आरक्षित थी, उसमें पुरुषों के भी हिस्से में उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए गए। सरकार से पूछा गया तो अस्पष्ट सा जवाब मिला। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ये स्टोरी ब्रेक की। होना तो ये था कि खबरें आती कि आयुष के डॉक्टरों की भर्ती हुई और उनको चयन पत्र दिए गए, लेकिन मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला का नकाब नीचे करने की कोशिश की और उसके बाद से बवाल मच गया और बयानों की भीड़ भी लग गई, निंदा भी उनकी की जा रही है। होना तो ये था कि बिहार से और भी जागरूकता की खबरें आती, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं, अगर सियासी सुर्खी देखें तो बस एक कि दरभंगा के विधायक संजय सरावगी को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष, और बांकीपुर के विधायक और नीतीश कुमार की सरकार में 2-3 रोज पहले तक मंत्री रहे नितिन नवीन बन गए हैं भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। तो बिहार से इस बार कई तरह की सुर्खियां आई हैं। अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर नितिन नवीन आसीन होंगे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र पूरा हो गया और उन लोगों को कुछ नई तस्वीरें मिल गई जिन्हें ये अचरज होता है कि कौन किसके साथ भोजन कर सकता है, चाय पी सकता है और नहीं। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी इस बार संसद में खूब सक्रिय दिखी, जोरदार भाषण भी हुए और उसके बाद उन्होंने नितिन गडकरी से कहा समय नहीं मिल रहा। गडकरी ने कहा दरवाजे खुले और उसके बाद बड़ी सौहार्दपूर्ण सी बातचीत भी नजर आई और उस दौरान चावल से बने हुए पकवान खाने की तस्वीरें भी नजर आई। आखिरी में तस्वीर आई स्पीकर के दफ्तर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद, और बड़ी सौहार्दपूर्ण। हम चाहते हैं कि संसद से, सार्वजनिक जीवन से विरोधी ध्रुवों की साथ बैठने की, बात करने की, चाय पीने की, भोजन करने की तस्वीरें जो या तो आजकल रिलीज नहीं की जाती हैं, हैंडशेक होते ही दाएं बाएं देखा जाता है कि किसी ने इस प्रणाम को कैप्चर तो नहीं कर लिया, या फिर अपने अपने हिसाब से रिलीज की जाती हैं।
इसकी कमी आनी चाहिए। इन सबसे इतर नितिन नवीन को सामने लाकर क्या संकेत दे रही है भाजपा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथियों ने अलग अलग भाष्य उस पर लिखे हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा में पहले सत्र में बीजेपी की नई पीढ़ी पर बातचीत, और फिर हम यूपी का रुख करेंगे जहां पर पंकज चौधरी जो नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या योगी आदित्यनाथ को एक मैसेज देने की कोशिश की गई? महाराजगंज, गोरखपुर अगल बगल के हैं, और बिहार, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ, नमस्कार। मैं रेमंड्स का जैकेट पहन के आया हूँ, आप अरमानी का जैकेट पहन के आए हैं, यही फर्क है आप और मुझ में। नमस्कार। हो गया ये मैंने आपको जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दी थी ताकि मैं देखूं कि एक किसान के बच्चे के अरमानों को कैसे लटियंस दिल्ली तिरस्कृत करती है। देखिए ऐसा है, मेरा जैकेट जो है रेमंड्स का है। मैंने आपसे पूछा ये जैकेट कहाँ से, आपने कहा अरमानी का जैकेट है जी। तो फर्क यही होता है, कोई विदेशी, कोई देशी, कोई मकौले पुत्र, कोई देसी पुत्र, यही फर्क है। ये इनको देखिए, ये अपने आप को नहीं बिल्कुल, ये सवाल क्या है, बी इंडियन बाय इंडियन। जी जी, आपकी घड़ी कहाँ से आती है? घड़ी दिखाइए आपकी, क्या है घड़ी? फॉसिल की घड़ी। हाँ देखिए, मेरी HMT की पुरानी घड़ी है जी। फर्क देखिए, हाँ, HMT की घड़ी और आपकी फॉसिल की। फॉसिल क्या है? स्विस। फॉसिल वो सारे लोग हैं जो अगर अपने विचारों को आदतन नहीं रखेंगे तो हो जाएंगे। नहीं, बट वो कहाँ से आती है? स्विट्जरलैंड से? नहीं सर, कहाँ से? मुझे पता नहीं, मैंने तो नोएडा से खरीदी। पर विदेशी घड़ी है, पता नहीं सर। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं लल्लन टॉप के दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि यही फर्क है। कुछ लोग मुंह में क्या कहते हैं, मुंह में स्वदेशी, दिल में विदेशी। कपड़ों से आप किसी को परखिए मत, कपड़ों से, लेकिन अगर आप और हमें कोई देखें तो यही फर्क लगेगा कि यार सौरभ तो बड़ा फिल्म स्टार टाइप है। अरमानी का जैकेट, फॉसिल की घड़ी, ये कहाँ राजदीप सरदेसाई बेचारा महाराष्ट्र इसमें फंस गया। HMT की घड़ी, रेमंड का जैकेट, मेरे शूज भी बड़े साधारण हैं। नहीं बोलिए, अब रुकिए मत। हाँ, शूज साधारण है। हाँ बिल्कुल, और टाइगर के जूते पहने हुए हैं। कह रहे हैं HMT की घड़ी, HMT का कलेक्टर्स एडिशन, पुरानी घड़ियां जो 10 गुने दामों पर बेची जाती है इंटरनेट पर। ठीक है भैया, आप लेगेसी से आते हैं तो ऐसे किसान पुत्रों को मत कहिए, ठीक है। आपको हमारी अरमानी की जैकेट दिख रही है, ये माँ सरस्वती का चिन्ह नहीं दिख रहा जो महाराष्ट्र की हर दीवार पर पाठशाला के बाहर बना होता है। और चलिए देखिए, नहीं है हमारे पास सोने के आभूषण, हम चांदी पहनेंगे सर तो क्या हो गया? देखिए वो ये यवतमाल की कपास से बनी हुई सफेद कमीज नहीं दिखी आपको? अरे वाह, एक किसान का लड़का एक जैकेट पहन लिया, ठीक है, तो आज आपको बुरा लग रहा है। यही होता है। देखिए, यही ये एलीट क्लब में कोई घुस ना आए। कोई मटर और मसूर की खेती करने वाला, चने और गेहूं की खेती करने वाला, 2 सीजन जूझने वाला बारिश और सूखे से, वो कैसे चला आया दिल्ली के इन प्रसादों में? यही समस्या है। देखिए, आप ये इसमें मत पड़िए, ये आप और यू स्टार्टेड इट। ये डिवाइड मत कीजिए कि मैं जो हूं ना, मैं तो साधारण परिवार से आता हूं, आप जो है लट्टियन जलीट, ये सब छोड़िए, हम सब भारतीय हैं। अच्छा, फिर पहले हम अपना रेमंड्स बताएंगे, पहले हम दूसरे के अरमानी पे कटाक्ष करेंगे, हम अपनी HMT की घड़ी गिनाएंगे, हम यहाँ आके बताएंगे कि मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने गौतम अडानी से बातचीत की, मैं शरद पवार की पार्टी में गए, मैं फलाने की पार्टी में, इनका बर्थडे, इनकी बरसी, सब आके गिनाएंगे। नहीं, मैं वो पुराने जमाने का पत्रकार हूं जहां हम साउंड बाइट के लिए किसी के पास भी जाते थे, किसी के घर के बाहर आप केवल आज का रह के राजदीप सरदेसाई को देख रहे, 5-6 घंटे हमने धूप में गिराए एक साउंड बाइट के लिए। पंकज जी को मालूम होगा कि टीवी पत्रकार की क्या परेशानियां होती है। आप तो डिजिटल के स्टार हैं। लल्लन टॉप का नाम ही सुनकर लोग कहते हैं टीवी पत्रकारों की मुश्किलों को। हाँ है, मुश्किलें है, बहुत मुश्किलें हैं। बड़ा आसान होता है बाहर से देखने के लिए। जो असली पत्रकार जो सड़क पर रहते हैं 6-6, 8-8 घंटे, हमने लालू जी के घर के बाहर, राहुल गांधी के घर के बाहर, अडवाणी जी के घर के बाहर, वाजपेयी जी के घर के बाहर, ये सब गुजारे हैं। डू यू थिंक दैट दिस बाइट कलेक्शन हेल्प जर्नलिज्म? नहीं, देखिए, एएनआईजेशन ऑफ न्यूज हो गया है। एएनआई से बाइट मिल गई, उस पर आपने स्टोरी चला दी। तब वैसे नहीं होता था, तब आप पूरी कहानी, जिसमें बाइट एक ही छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, पैकेज होते थे। एक पैकेज हुआ करता था, आप और चीजें भी ढूंढते थे।
आपको बाइट एक बाइट से आपकी स्टोरी नहीं चलती थी। आज एक बाइट पर पूरे दिन स्टोरी चलेगी। किसी भी नेता ने कुछ कह दिया साउंड बाइट पे, उस पे पूरा दिन चलता है। तब जमाना अलग हुआ करता था सौरभ, और वाकई जो रिपोर्टर था वो कहानियां लोगों के सामने देने की कोशिश करता था। आज आप सबको बाइट गैदरर कहते हैं। ये मुझे लगता है दुखद बात है, इससे हमें दूर हटना चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात कि एक परेशानी है कि किसी के बाइट पर ही पूरा दिन आप अपना एजेंडा चलाए, ये गलत है। मुझे लगता है हमें कहानियां दिखानी चाहिए, जो लल्लन टॉप करता है। मैं लल्लन टॉप को इसीलिए सराहना करता हूं कि आप लोगों ने कहानियों नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि आपको राहुल गांधी के घर के दरवाजे 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ा, या लालकृष्ण आडवाणी के दरवाजे पे 5 घंटे। नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है ना आपको। मैं आपको उदाहरण देता हूं, काशीराम। और मुझे अभी भी याद है जब मायावती जी पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बन रही थी, काशीराम के पीछे सब लगे हुए थे। काशीराम अस्पताल में भर्ती हो गए। अब वो वाकई उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं, वो पत्रकारों से तब मिलना नहीं चाहते थे। पाइप के ऊपर चढ़कर हम वहां पहुंच गए। एक तो होता है एम्बुलेंस चेसर, किसी के पीछे आप गाड़ी लगाकर उनको चेस करें, जिसको आपसे बात नहीं करनी है। मैंने काशीराम जी से पूछा पहले, सर आप हमें इंटरव्यू देंगे? जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उनको 15 मिनट बात करने के बाद कन्विंस किया कि आप 10 मिनट मुझसे बात कर लिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी भी, मैंने माइक उनके मुंह के सामने नहीं रखा। आप फर्क जानिए ना, जो किसी व्यक्ति के सामने माइक रख देता है जब वो अपने घर में हो, ये बात अलग है। हम उस रूम तक पहुंच गए, हमने दरवाजा खटखटाया, उनसे बात की, पहले बगैर कैमरा की। जब वो तैयार हुए, हमने कैमरा लेकर वहां पहुंचे। ये फर्क होता है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, यदि आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं तो इस किसान पुत्र जूनियर मॉडरेटर की जो आज अरमानी की जैकेट बकौल राजदीप पहने हैं, इनको पता नहीं कैसे देख के, ये कुछ लोग कपड़े देख के पहचान लेते हैं, राजदीप जी भी उनमें से एक हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी का भी बाइट लें, इंटरव्यू लें, तो उनसे पूछें, जबरदस्ती माइक न ठेलें। आगे बढ़िए, नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। जी, प्रोग्राम अब शुरू होगा। देवियों और सज्जनों, हमारा ये दैनंदिन रिचुअल जो हर हफ्ते होता है वो पूरा हो गया है, और मैं राजदीप जी को बताना चाहता हूं कि राजदीप जी आज ओनित्सुका टाइगर के जूतों के जरिए जिस जमीन पर खड़े हैं, वो जमीन बड़े मजबूत तथ्यों पर है। क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं ना आपको। कभी आप गाल छूने भरते हैं, कभी पाँव दिखाते हैं, लोगों के जूते दिखाने की कोशिश। हाँ, वो नीतीश जी के उन पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए जी, देवियों और सज्जनों, सबसे जरूरी सूचना अब शुरू होती है। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस पर होने जा रही है एक बड़ी बहस। उस बहस को आप लाइव देख सकते हैं शनिवार 20 दिसंबर को 11 बजे से लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर। इस बहस में एक तरफ होंगे खुद को नास्तिक बताने वाले मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर, और दूसरी तरफ होंगे इस्लामिक मामलों के जानकार मुफ्ती शामाइल नदवी। इन दोनों के बीच ये बहस होगी, और योर्स ट्रूली सौरभ द्विवेदी इस बहस को मॉडरेट करेंगे। और एक शानदार अकादमिक बहस ये होने जा रही है, जिसको आप 11 बजे शनिवार को देख सकते हैं लल्लन टॉप के सभी चैनल्स पर लाइव। अब बात आगे बढ़ाते हैं। नितिन नवीन, एक नया नाम, नए सिरे से उन लोगों ने गूगल किया जो बिहार की राजनीति को माइक्रो लेवल पर नहीं परखते हैं। जो जानते हैं उनको पता है कि पथ निर्माण मंत्री थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, 26 की उम्र में पिता की निधन के बाद विधायक बन गए। तब पटना वेस्ट हुआ करती थी टीम, पटना वेस्ट हुआ करती थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको अब बांकीपुर कहते हैं। पटना जिले की ये 16 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है, और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे ये ओम प्रकाश माथुर, जो अब राज्यपाल हैं, वो प्रभारी हुआ करते थे। बीते दिनों उनके घर में विवाद भी था, शायद ओम प्रकाश माथुर के यहाँ अब बीजेपी कवर करने वाले कई पत्रकार गए थे उसमें। और मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन 2 सह प्रभारी थे, और चुनाव के बाद की व्यवस्था में नितिन नवीन प्रभारी थे। बताया गया कि वहीं पर थे जब उनकी और अमित शाह की एक लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद नितिन नवीन ने ये अचरज भी जताया कि पता नहीं असम की भी चर्चा कर रहे थे और बंगाल की भी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद की कहानी फिर जो हम अपने साथी पत्रकारों से सुनेंगे।
बीजेपी इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है? राजदीप सरदेसाई अपने कॉलम में लिखते हैं कि ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण है, जहां पर दिल्ली से तय होगा कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा, पीढ़ियों का बदलाव हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि कोई काडर से उभर के लोकप्रियता के दम पे, इलेक्टोरल कॉलेज पे असर के दम पर ऊपर आ रहा हो, ऊपर से नेता बनाया जाएगा। इस तरह की बात कही, उस पर हम और विस्तार से जानना चाहेंगे। पर सबसे पहले मैं रुख करूंगा हिमांशु का, जो दिल्ली में बीजेपी को दैनंदिन कवर करते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में पंकज जी हैं, ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर। संतोष सिंह जी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं संतोष जी। इंडियन एक्सप्रेस की ही लिज मैथ्यू डेप्टी एडिटर हैं, ये भी बीजेपी लगातार कवर करती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हिमांशु जी बताइए, मुझे लगता है से आगे बताइए हुआ क्या? देखिए, बड़ी चीज ये है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि नितिन नवीन जो है वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे। जितने नाम चर्चाओं में थे शुरू से, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम नामों पे, लेकिन कुछ चीजों पे जो है फिर ये हुआ कि जो 55 बरस के हैं उन पे चर्चा, उनमें बीडी शर्मा का नाम आया, तमाम और लोगों के नाम आए। तो नितिन नवीन किसके नाम आए और किन लोगों के नाम आए बताइए? नहीं, बीडी शर्मा इस जो 50 साल की उम्र के हैं उनके नामों पे चर्चा हुई। उनमें नितिन नवीन सबसे सुटेबल कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगे। और ये जो बैठक थी संडे को, उस बैठक में ये तय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक हुई। गुजरात के संगठन की चीजों को लेकर जो बैठक थी उसके बाद, और वहां ये तय हो गया कि नितिन नवीन जो है अगले अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन को वहां से संदेश गया, वो पटना में थे, एक कार्यकर्ता सम्मेलन में थे अपनी ही असेंबली सीट पे। वहां उनको बताया गया कि अब आप अगले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में इसको लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि किसको अध्यक्ष होना चाहिए। युवा नेतृत्व को कमान सौंपनी चाहिए, क्योंकि एक चेहरा जो है वो सामने आया। और नितिन नवीन जो है वो चौथी पीढ़ी है, अगर आप उसको उस लिहाज में देखें कि नितिन नवीन अभी 45 वर्ष के हैं और भारतीय जनता पार्टी की उम्र भी जो है वो 45 वर्ष की है। तो चौथी पीढ़ी के हाथ में जो है वो कमान भारतीय जनता पार्टी की सौंप दी गई है। नितिन नवीन क्योंकि संघ में बाल स्वयंसेवक रहे, उनकी जो एजुकेशन है वो 12th तक की है। उनके पिता विधायक थे, बाकी संतोष जी भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पिछले 19 साल से जो है वो लगातार विधायक हैं। 2020 में मंत्री बने, फिर 24 में मंत्री बने, और 25 में जब अब की बार सरकार बनी तो उसमें भी उनको शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ जो है पथ निर्माण का विभाग दिया गया। लेकिन एक चीज जरूर है कि शुक्रवार को जो है गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, इनकी मुलाकात जो है वो अंडमान निकोबार के अंडमान में प्रतिमा के अनावरण के समय हुई, जिसमें वीर सावरकर की जो प्रतिमा थी वहां ग्रीन हाउस में कुछ बातचीत हुई। उन्हीं बातचीत के आधार पर ये फैसले हुए हैं, और उस फैसले में नितिन नवीन जो है सबसे सुटेबल कैंडिडेट लगे। मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखना यह है कि नितिन नवीन की जो पूरी ताजपोशी है, संदेश चला गया है कि वही अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन ताजपोशी जो है वो मकर संक्रांति के बाद जो है वो होगी, जब केंद्रीय संगठन के जो चुनाव प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, के लक्ष्मण, वो डेट अनाउंस करेंगे कि किस तारीख को जो है नॉमिनेशन होगा और किस तारीख को विड्रॉल होगा। और उसके बाद जो है हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रथा है, वहां अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव नहीं होता है। पिछले 45 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो लोगों ने जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हो और फिर वोटिंग हुआ हो। ये कांग्रेस में तो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्या लोकतंत्र एक बार का अभाव है सिचुएशन क्या? बनी थी, नहीं, एक बार जो है सिचुएशन बनी थी जब नितिन गडकरी दूसरे टर्म के लिए ये हुआ कि वो नामांकन करेंगे 2013 में, तब यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र जो है वो थावरचंद गहलोत, जो उस वक्त के चुनाव अधिकारी थे संगठन के,
उनसे नामांकन पत्र की कॉपी मंगा ली थी। अगर नितिन गडकरी नामांकन करेंगे तो उनके खिलाफ मैं नामांकन करूंगा, लेकिन अगर वो करते भी तो उसके लिए जो प्रस्तावक चाहिए 5 स्टेट से 20-20 प्रस्तावक आपको चाहिए। तो उसमें शायद यशवंत जी के पास वो नंबर नहीं होते, लेकिन एक तरीके से चैलेंज वो जरूर करते। लेकिन उससे पहले ही नितिन ये संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, दूसरे टर्म के लिए राजनाथ सिंह अध्यक्ष होंगे। और उस वक्त जो है देर रात जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के स्टाफ को, प्रिंट आउट लेने पड़े, कई जगह पे फ्लूड लगा के। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जब ये तय था कि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। उसके बाद पूर्ति को लेकर आरोप, कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को कागज पास ऑन किया जाना, फिर मूर्ति का आगे क्लीन चिट देना। बता रहे हैं तो जरा ठीक से बताइए ना महाराज। नहीं, हिमांशु जी, आपने सौरभ के सवाल का जवाब नहीं दिया ना। सौरभ ने आपको पूछा कि आपको लगता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा में कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं होता है जो कांग्रेस में होता है। आपको लगता है ये लोकतांत्रिक है या केवल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आज के हाईकमांड है वो तय करते हैं? मोहन भागवत जी का भी कोई ज्यादा हाथ नहीं होता इसमें, ये सही है? देखिए दो चीज आप समझिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि लोग आए और भर दें, नामांकन करें। शशि थरूर ने किया, जितेंद्र प्रसाद ने किया था, राजेश पायलट ने किया कांग्रेस में, ये सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर केंद्र की राजनीति में आए तो वो 14 में आए। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 34 वर्ष की थी ना। नहीं, ये हिमांशु ये सवाल राजदीप जी 2014 के बाद उनकी टेक बदली है, पर मैं बीजेपी के बनने से अब तक बोल रहा हूं कि अगर चुनाव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसको ऐसे तारीफ की तरह क्यों पेश किया जाता है कि हमारे यहाँ कभी चुनाव नहीं होते? यार ये अगर आप लोकतंत्र आपके इंटरनल डेमोक्रेसी भी देख रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं, इंटरनल डेमोक्रेसी ये है, आपस में तय कर लेते हैं, संघ से सलाह मशवरा हो जाता है। मैं एक और चीज बताता हूं, राजदीप जी ने, क्योंकि आपने नितिन गडकरी का जिक्र छेड़ा, तो 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी तो पूरी पार्टी झंडेवालन गई थी, अलग अलग लोग गए थे। एक गाड़ी में उससे पहले मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि D4 में से कोई नहीं होगा बीजेपी का अध्यक्ष। और जब कैंसर 4वीं स्टेज पे आ जाता है तो वो होम्योपैथिक दवाई से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का कैंसर जो है वो 4थी स्टेज पे है, सर्जरी की जरूरत है। तब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बना के लाया गया था। और D4 में काउंट होते थे उस वक्त सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार, और वो चारों एक ही गाड़ी में गए थे उस वक्त। वो बड़ी इनोवा कार थी अनंत कुमार की, 21 नंबर उस गाड़ी का नंबर था, 0021। मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ तय कर लेती थी। और जब नितिन गडकरी हटे भी थे तो संघ की सहमति से हुए। जिस रात ये फैसला हुआ उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी रामलगी प्रमोदनी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ थे, वही नितिन गडकरी भी थे। और उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी पे इस तरीके के आरोप है पूर्ति के। सुबह उनके दफ्तरों में जो है इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं पूर्ति के दफ्तरों में, और इससे मीडिया में एक इमेज गलत जाएगी। और एक और चीज आपको बता देता हूं, आप अगर बात ही कर रहे हैं तो गुरुमूर्ति जो संघ के विचारक हैं, संघ और भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक कई चीजों में मीडिएशन करते रहे, उन्होंने एक पूर्ति को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। उनमें उन्होंने कहा पहले कि पूर्ति में किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन हुई। उसके बाद 1 महीने बाद एक और प्रेजेंटेशन गुरुमूर्ति ने की और ये कहा कि इसमें घोटाले हैं। ये बात मुझे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बताई थी 2012 में, दिवाली से 2 दिन पहले। बीजेपी को इंटरनली लगा कि घोटाले हैं, तो फिर क्या कार्रवाई हुई? 2014 से तो सरकार है। मैंने देखिए मैं वही कह रहा हूं, 22 अक्टूबर 2012 को दशहरे के दिन लालकृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट आता है, जब गुरुमूर्ति ने वो प्रेजेंटेशन दी थी कि नितिन गडकरी ने कोई करप्शन नहीं किया है किसी भी तरीके का, और उनपे झूठे बेबुनियाद बेसलेस आरोप लगे हैं।
और दिवाली पर जब मैं उनसे 20 दिन बाद गया सुषमा जी से मिलने, उन्होंने मुझे बताया था ये कि और दो तरीके की प्रेजेंटेशन। तो फिर लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि उस समय देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, जो किस बीजेपी नेता के करीबी थे? देखिए, अब ये तो बहुत सी चीजें हैं, लोग कहते हैं कहीं कहीं बातों पे ही बात चल रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स के ऑफिसर फिर उसमें क्या मिला? दफ्तर में गए 19 जनवरी को, 20 जनवरी को कि नए अध्यक्ष बनने थे। मुझे ये बताइए कि अगर आपके हिसाब से इंटरनल मीटिंग में दूसरे प्रेजेंटेशन में माना गया कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है, तो क्या किया या नहीं था कुछ? नहीं, वो उसमें भी बहुत टाइम लगा। उस प्रेजेंटेशन के बाद जिस दिन नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाना था, सेकंड टर्म से एक दिन पहले, जब पूर्ति के दफ्तरों के अंदर रेड हुई और ऑफिसर्स पहुंचे जांच करने, इन्वेस्टिगेशन करने, डॉक्यूमेंट्स की, मीडिया चैनल्स पे खबर आई, तो अरुण जेटली जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनके एक घर पर जो बंगाली मार्केट में है, वहां एक बैठक होती है जहां वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं, अनंत कुमार हैं, और उस बैठक में सुरेश सोनी पहुंचे थे। वहां डिस्कस हुआ। फिर वहां से, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी सुबह ही जो है बॉम्बे चले गए थे, ठाणे में वो प्रोग्राम में थे, वहां तय करके बातचीत हुई लालकृष्ण आडवाणी से, मोहन भागवत की। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इस तरीके की चीजें हैं तो कुछ समाधान देखना होगा, पार्टी की इमेज खराब ना हो। उस चक्कर में, उस पूरे प्रकरण में जो है वो नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बन पाए। और जबकि 19 जनवरी को ही प्रेस रिलीज आई थी एक शाम को 3 बजे कि नितिन गडकरी के ऊपर ये आरोप जो लगे हैं, जो पूर्ति में उस दिन जांच वांच के लिए अधिकारी पहुंचे थे, वो बेसलेस है और इसलिए हो रहे हैं कि नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। फिर उस प्रेस रिलीज को जो है इंटरनेट से हटाया, दोबारा वो प्रेस रिलीज आई और ये कहा गया कि उसमें वो लाइन हटा दी कि वो दोबारा अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसमें ये आया कि बेसलेस आरोप लगे नितिन गडकरी पे। राजदीप जी, दोनों प्रेस रिलीज में जी सर, मेरा इतना ही कहना है कि आपके सवाल का जवाब अपने दोस्त हिमांशु ने दही दिया। मेरा यही कहना है कि बीजेपी में जो अध्यक्ष पद होते हैं वो सिलेक्शन से होते हैं, इलेक्शन से नहीं। मैं इसको, देखिए, आप इसे लोकतांत्रिक माने ना माने, ये अगली बात, ये बात अलग है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टियों में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। जब कांग्रेस में लड़ाई हुई या कॉन्टेस्ट हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में, हाईकमांड ने तो तय किया था, जो कांग्रेस का आला कमान है, कि खड़गे जी बनेंगे। कई लोगों को जब शशि थरूर कई जगह गए, वहां के वर्कर्स को कहा गया यू विल नॉट अटेंड द मीटिंग, कि आप अगर देखे गए वहां तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र है और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो चुनाव होने जरूरी है, सर, कोई चुनाव नहीं होता इन पार्टियों में। लोकतंत्र में चर्चा जरूरी है या चुनाव जरूरी है? मुझे लगता है दोनों जरूरी है। मुझे लगता है हिमांशु जी, इसी देश में आजादी के बाद नेहरू और पटेल के खेमे के कैंडिडेट के बीच घमासान होता था। पुरुषोत्तम दास टंडन समेत कितने ही चुनाव हैं जिनका उदाहरण है। तो ये मत यहाँ पे कहिए कि नहीं साहब सिलेक्शन से चलेगा। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी यही किया। गांधी परिवार ने, एक सेकंड, गांधी परिवार ने पूरी बैकिंग खड़गे को दी, भले ही प्रकट तौर पे नहीं किया हो। शशि थरूर का उन्होंने उदाहरण दिया। तो बीजेपी या कांग्रेस कोई चीज कर रही है, उससे वो चीज सही नहीं हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे परिवार संचालित पार्टियों द्वारा परिवारों को लगातार पुष्ट करना सही नहीं हो जाता। मेरा ये कहना है, सौरभ जी, मैंने वही कहा। एक मिनट हिमांशु जी, एक जमाने में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए भी चुनाव हुआ करते थे। मुझे अभी भी याद है, या तो तिरुपति या कलकत्ता का सेशन था 90 के दशक में, जहां पूरी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव के जरिए, हालांकि एंड में नरसिम्हा राव को फिर कहा गया आप डिसाइड करिए, क्योंकि कुछ लोकप्रिय, कुछ ऐसे नेता थे जो उनके करीबी थे, जो उस चुनाव में जीत नहीं रहे थे। तो ये हर पार्टी में, और ये भी सत्य है कि तब कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रल कमांड के तौर पे बहुत सारे गुट थे, बहुत सारे प्रेशर्स थे। नरसिम्हा राव अपने दम पे मैंडेट नहीं लाए थे, क्योंकि सोनिया गांधी के दौर में फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वहां भी वही सिलेक्शन चला। देखिए, जब शरद पवार, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने जितेंद्र प्रसाद, जब उन्होंने एक तरह से सोनिया गांधी को चुनौती दी,
तो उनको शरद पवार ने तो सीताराम केसरी को एक जमाने में टक्कर दी थी, लेकिन जो आला कमान था वो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। लेकिन कम से कम ऐसा मैसेज दिया कि हम चुनाव कर रहे हैं। असलियत में कोई लोकतंत्र नहीं था। भाजपा में भी क्या होता है, यही तो सवाल का जवाब हिमांशु नहीं दे पाए। सिलेक्शन, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप बहुत बोलिए। सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं। बाकी जो रीजनल पार्टीज है, ममता बनर्जी की पार्टी हो, डीएमके हो, आरजेडी, कोई इन पार्टियों में कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होती है। ये सच्चाई है, ये केवल दिखावे के लिए है। अब आप आज भाजपा पे आइए, क्या आपको लगता है कि एक मिनट, नितिन नवीन के चुनाव में क्या बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई बैठक हुई है? क्या सभी नेताओं हुई है? नहीं, जिसमें कोई चुनाव की आप नाम दीजिए और उस सुझाव के नामों पर कोई बीजेपी का संविधान ये कहता है, जो बीजेपी के जानकार कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के लिए इस तरह की बाध्यता नहीं है, वो फुल फ्लेजेड होगा। हाँ, पंकज जी, एक जरा पंकज जी को सुन लेते हैं। हिमांशु, वेलकम टू यू। हाँ पंकज जी, एक छोटी सी बात कहता हूं, जो सवाल सौरभ जी ने पूछा, अब देखिए क्या मतलब लाचारी या बेबसी है। 2009 वाले की नितिन गडकरी आ गए थे, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी संग सब लोग चाहते थे कि नितिन गडकरी के ही कार्यकाल में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े बीजेपी। मुझे याद है उसी जनवरी के महीने में नितिन गडकरी गए थे लखनऊ, मैं वहां मौजूद था, और इनकी पार्टी जो कल्याण सिंह की पार्टी की ज्वाइनिंग कराई गई थी, माला टूट गया था, कहा गया अशुभ है। संघ चाह रहा था, बीजेपी चाह रही थी, D4 नहीं चाह रहा था, आडवाणी जी नहीं चाह रहे थे। आप कहते हैं कौन सा लोकतंत्र? अगर नितिन गडकरी चाहते थे, संघ चाहता, चुनाव हो जाता, D4 से भी कोई आ जाता। अरे मैं वही कह रहा हूं, पंकज जी मैंने वही कहा, और मैं सौरभ जी को भी कह रहा हूं, राजदीप जी को भी कह रहा हूं, आप सबको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन वो लोगों के अंदर एक ऐसी चीज है जहां वो डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको अध्यक्ष से हटाना है या नहीं रहना। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं आपको। उन्होंने तय किया, संघ के साथ मशवरा किया और अध्यक्ष हो गए राजनाथ सिंह। इसमें तो कोई वो है नहीं, छुपी चीज नहीं है। कंप्रोमाइज फॉर्मूले में हुए थे। वह कॉम्प्रोमाइज है, जो भी है, पार्टी की इमेज, जो उस वक्त के आरोप प्रत्यारोप थे, झूठ है, सच है, उसके बाद से आज तक पूर्ति पे कुछ आया नहीं निकल कर। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं सर, कुछ आया नहीं तो नितिन गडकरी को किस बिना पे डिस्क्रेडिट कर दिया गया? क्या बीजेपी के इंटरनल राइवलिज्म दिया, बता नहीं रहे? नहीं, ये मैं बताता हूं, बताइए। अगर आप पर्सनली नितिन गडकरी के करीबियों से बात करें, वो कहेंगे ये उनके खिलाफ एक साजिश थी। किसने रची थी? इनर पार्टी के नेताओं ने। ये सच्चाई है। नाम बताइए उन नेताओं का। सर, मैं आज नाम नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं है। नहीं, देखिए सौरभ जी, कुछ बातें ऐसी होती है, ये साफ है कि नितिन गडकरी को लगता है कुछ बड़े, मैंने 2014 की किताब में भी लिखा है तो फिर बताइए ना। नहीं, देखिए ऐसा है, नितिन गडकरी को लगा कि कुछ लोगों ने उनको कमजोर करने की कोशिश की, पूर्ति पर जो आरोप मीडिया में लगे और थे, ये नेता और बढ़ावा किया, और ये नेता D4 से थे, ताकि वो 2014 में अध्यक्ष पार्टी के नहीं बने। ये उनके लिए अभी भी, अगर आप उनसे पूछे, उनको गुस्सा आता है। अगर आप उनसे उनको लगता है उनको टारगेट किया गया, राजदीप, नरेंद्र मोदी की दिल्ली विजय के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो ज्यादा एकोमोडेटिव हो? नितिन गडकरी वैसे अध्यक्ष नहीं होते। आर यू सेइंग दैट? सर, ये एक आकलन जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा ये मुझे नहीं लगता उस समय मोदी जी पर एक इतना ध्यान, क्योंकि तब तक गुजरात के तीसरे चुनाव नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो ये था कि नितिन गडकरी जो है 2014 का चुनाव जो है, आम चुनाव, अगर उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है तो शायद नितिन गडकरी प्रोजेक्ट हो सकते हैं एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये सच्चाई है। हालांकि ये भी बड़ी दूर की कौड़ी है। एंड ही वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द आरएसएस। ये बड़ी बात है। मोहन भागवत और उनके जो के फर्स्ट चॉइस नितिन गडकरी थे। ये आज डिबेट कहां से? सर, आरएसएस की फर्स्ट चॉइस नितिन गडकरी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरएसएस को भी ये बात पता होगी कि एक इलेक्टोरल क्रेडेंशियल्स अलग चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन ये इसीलिए मैं आपने जो आकलन किया ना अभी, कि क्या कुछ लोगों को लगा कि अगर नितिन गडकरी अध्यक्ष रहते हैं तो क्या आसानी से हम कि हमारे किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा हो रही थी। हाँ, हो सकता है।
हो सकता है, लेकिन D4 के कुछ लोग तो थे, वो LK आडवाणी के भी करीबी माने जाते थे उस जमाने में। मेरा इतना ही कहना, ये डिबेट आपने कहां से शुरू की? क्या पार्टियों में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है? क्या जब अध्यक्ष चुना जाता है वो अपने वर्कर्स या जो मेंबर्स हैं उनकी सलाह मशवरा से चुना जाता है, या एक ड्राइंग रूम में 5-6 लोग डिस्कशन, जो शब्द आज हिमांशु ने यूज किया है, उनके डिस्कशन के बाद होता है? अगर उनके डिस्कशन के बाद होता है तो क्या वो लोकतंत्र माना जाए? ये परंपरा नहीं थी एक जमाने में, बीजेपी में नहीं, मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस में एक जमाने में चुनाव हुआ करते थे, एक जमाने में। अब वो जमाना, वो तो महात्मा गांधी जैसे महान लोग थे उस जमाने में, अब कहां है वो लोग? सर मैं देखिए, राजदीप जी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हमने अभी पहले ही तय कर दिया कि 45 साल में कोई चुनाव नहीं देखा, मैंने कहा। दूसरा, उनके यहाँ कंसल्टेशन कर लेते हैं वो, और आरएसएस के जो भी सजेशंस होते हैं उस आधार पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं, राजदीप जी भी जानते हैं और ललन टॉप के सारे व्यूअर्स जानते हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है ना सर। हाँ, आगे बताइए, आगे फिर अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज, अब क्योंकि राजदीप जी ने कहा कि वहां चुनाव होते थे, तो एक ड्राइंग रूम में बैठकर या कंसल्टेशन 10, 12, 15 लोग कर संघ से सजेशन लेने के बाद नितिन नवीन को चुनते हैं 45 साल के। ये तो ठीक है राजदीप जी। अब एक और आपको चेयर को एड्रेस करिए, आपस में नहीं, चेयर को एड्रेस करिए। सौरभ जी मैं आपको बोल देता हूं, एक प्रकरण हुआ, जिन्ना प्रकरण। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे और उन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा जिन्ना सेकुलर है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं गलत कह रहा हूं राजदीप जी? और भरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में संजय जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से कहा आपको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी लोकतंत्र है। और फिर सहमति बनी कि 6 महीने बाद होगा, तो वो भी हुआ। ये जो है ना लोकतंत्र, मैंने जो लोकतंत्र है कि संघ तंत्र है, मैं वही कह रहा हूं सर। लोकतंत्र में जो अब मैं आपको उसमें थोड़ा सा ये जो कह रहे हैं राजदीप जी ने कहा, चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है। अब अगर लोग जो पार्टी है उसमें सहमति है कि आज ये अध्यक्ष हैं, ये अच्छा काम करेंगे, इस परिस्थिति में ये बेहतर करने वाले हैं, और आज उनको लगता है कि नितिन नवीन 45 साल के हैं, युवा हैं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो ये उनको है। हाँ, लेकिन आपने ये कहा संघ तंत्र, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी का कोई स्वयंसेवक या कार्यकर्ता कहें, या जो नए 2014 या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में है, जो संघ के स्वयंसेवक नहीं भी होंगे या एबीवीपी में नहीं रहे होंगे, वो भी यही कहते हैं कि संघ हमारी मां है। और 1989 में जनता पार्टी से बाहर वाजपेयी यही कह के आए थे। 89 नहीं, दोहरी सदस्यता पे 89 नहीं, 79 सर, एक फर्क है। 79 सॉरी 79। लेकिन आपने बोला नहीं कि इस मान्यता का एक अपवाद भी है। 2024 में जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू छपा था इंडियन एक्सप्रेस, देखिए वो भी है। नहीं, फिर आप जेपी नड्डा की अगर बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने चेन्नई में 2005 के अंदर बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये कहा था कि ये टाइम अब आया है कि संघ को डे टू डे भारतीय जनता पार्टी के कामों में दखल नहीं देनी चाहिए। ये वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी भी कह चुके हैं। फिर क्या हुआ? फिर बीएल संतोष क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर? हर प्रदेश में संगठन मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों भाजपा अभी भी प्रचारक मांगती है? क्यों संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल केंद्रीय का टीम में लिए गए हैं? क्यों मोबिलाइजेशन के लिए महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है तो अतुल लिमये के नेतृत्व में, हरियाणा में चुनाव जीतना है तो संघ, क्यों फिर ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइजेशन होता है? बिकॉज बीजेपी बैडली नीड्स आरएसएस। देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये संघ इस चीज को कहता रहा है कि हमसे सलाह मांगी जाती है, हम दे देते हैं। ये भी सच्चाई है कि पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में संघ का नया कोई प्रचारक नहीं आया है, वापस जरूर गए हैं 2019 से। ये भी सच्चाई है। मांगा गया है प्रचारक, और जेपी नड्डा का स्टेटमेंट प्रचारक मांगा गया है कि नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट मांगा गया है कि नहीं? नहीं गए हैं एक अलग चीज है, मांगा गया कि नहीं मांगा गया? देखिए, अब कमी है, मांगे तो गए होंगे, आए नहीं। सर, ये तो सवाल वजह है ना, क्योंकि कुछ वजह है, क्योंकि उसमें गतिरोध थे। अब मुझे ये बताइए, नितिन नवीन के नाम पे, नितिन नवीन का नाम यहां से भेजा गया तब संघ की सहमति आई या संघ की तरफ से सुझाया गया? क्या है?
देखिए, मुझे लगता है पहले इस बार रखा गया और उसमें जो भी 2-3 नाम थे, जैसे मैंने बीडी शर्मा का नाम बताया, और नाम थे उन नामों में, और एक और नाम पे और चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा के नाम पे भी चर्चा हुई है। तो जो नाम उनमें सहमति बन पाई वो नितिन नवीन के नाम पे बन पाई, और नितिन नवीन जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। और आने वाले दिनों में जब भी पार्टी के, मैंने आपको पहले भी बताया, खरमास के बाद, मकर संक्रांत के बाद जो भी उनकी सहूलियत और पार्टी लीडरशिप की सहूलियत के हिसाब से डेट फिक्स होगी, वो संगठन चुनाव के लिए फिक्स हो। चलिए, मेरा अरमान तो बहुत है कि आपका और राजदीप जी का मुखम चले, लेकिन राजदीप जी फिर कहेंगे कि मैं अरमानियों की तरफ से बोल रहा हूं, आप अपनी बात कह लीजिए। नहीं सर, मुझे आपको जाना है। हाँ, मुझे एक इंटरव्यू में जाना है। आप जूम पर, आपको भाजपा नेता किरण रिजिजू के साथ चाय पीनी है जी। अगर आप चाहें, नहीं चाय नहीं, उनका इंटरव्यू करना है, साउंड चाय भी पी लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको तंज नहीं कसूंगा। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, और मैंने यही लेख लिखा है, एक हाई कमांड कल्चर होता है। ये हाई कमांड कल्चर कांग्रेस में कई सालों तक चला है। इसलिए कोई सोनिया गांधी का इतने साल, जब सोनिया गांधी कितने 25 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षा थी, एक बार वो एक चुनाव जीत गई, 99% वोट उनको मिला मुझे लगता है जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ। उसके बाद किसी ने उनको चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की, और अगर चैलेंज भी करते शरद पवार जैसे लोग फॉरेन ओरिजिन के, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो हाई कमांड कल्चर तब कांग्रेस में हुआ करता था। अब बीजेपी में हाई कमांड कल्चर आ गया है। जरूर आरएसएस से सलाह मशवरा लिया जाता है, ये उनकी एक, जिसे आपने संघ तंत्र का जो भी है, ये उनकी एक अलग प्रकार है जो बाकी पार्टियों में नहीं है, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। अब सर संचालक कैसे चुना जाता है, इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या वहां भी चुनाव होते हैं, या वो भी डिस्कशन, नहीं, एक मिनट, वो भी सलाह मशवरा से होता है। मेरा ये कहना है कि हम हिमांशु जी, मुझे निकलना है, मेरा ये कहना है प्लीज। हमारे यहाँ भी अब बीजेपी में भी एक हाई कमांड कल्चर आ गया है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करे, नितिन नवीन हो, कोई भी हो, क्या आपको लगता है कि कोई उनको ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द पॉइंट कर सकता है? लेकिन उनको भी बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इतना टाइम लगा। अब हाई कमांड 10 जनपद से 7 लोक कल्याण मार्ग और 6 कृष्णा मेनन मार्ग को शिफ्ट हुआ है। अच्छा। और वही हाई कमांड कल्चर की वजह से आप उसे देखिए। एक बात है, इतने नाम आते हैं, किसी ने विरोध किया, एक व्यक्ति ने नहीं। कांग्रेस के हाल देखिए, अशोक गहलोत को कहा गया आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है। अब क्या आप सोच सकते हैं 25 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, कोई ये कह सकता था? नहीं कह सकता था। आपको मालूम है जब बीजेपी विपक्ष में थी, उमा भारती चैलेंज ओपनली कर सकती थी लाल कृष्ण आडवाणी को, और वहां से निकल गई वो जो उनका जो गडकरी के साथ हुआ वही उमा भारती भी बोल रही थी कि भीतर के बैठे लोग बाहर फीड कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, कार्रवाई करके जब हाई कमांड मजबूत होती है, जैसे आज बीजेपी की आला कमान है, तो आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में कमान है। एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करती थी, आप भाजपा में। आज कांग्रेस ये नहीं तय कर सकती कि कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धारमैया या शिव कुमार। भाजपा ओवरनाइट गुजरात के कैबिनेट के सभी लोगों का रेजिग्नेशन ले सकती है। सुना है आपके स्टेट के सीएम बदलने वाले? कौन से स्टेट के? गोवा। एक तो आप इतना स्टेट बता, गोवा, आप गोवा के रहने वाले हैं? मैं ये सब हिमांशु जानते हैं कौन क्या। अच्छा, आप जरा पार्लियामेंट पे बता दीजिए। हाँ, मैं पार्लियामेंट में इतना ही बताना चाहता हूं जाने के पहले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है इस पार्लियामेंट सेशन में, कि पहली बार 2024 के आम चुनाव के बाद जो ट्रेडिशनल स्पीकर की चाय होती है और वाइस चेयरमैन की, उसमें विपक्ष के सभी नेता शामिल थे। विरोधी नेता इस बार आए टीएमसी को छोड़कर। टीएमसी 12 घंटे का अपना धरना कर रही थी, बाकी सब दल वहां पहुंचे, और सिग्निफिकेंट प्रियंका गांधी वहां थी। इस सेशन की एक खासियत है सौरभ, कि प्रियंका गांधी वंदे मातरम पर बोली, मनरेगा पर बोली, एयर पोल्यूशन पर डिबेट लीड करने वाली थी, बाहर रोज साउंड बाइट दे रही थी। और जब विपक्ष और सरकार के प्रतिनिधि स्पीकर के चाय पर आज गए थे, तो प्रियंका गांधी भी वहां शामिल थी। राहुल गांधी जर्मनी में है, लेकिन इसके बावजूद मैंने लिखा है पहली बार प्रियंका गांधी, जो इस समय केवल एक एआईसीसी सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी, उनको
किसी भी तरह से प्रोजेक्ट किया गया। वो ऑर्गेनिकली हुआ है या किसी ने पुश किया है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट कांग्रेस की तरफ से है कि एक नेता को इस तरह से कांग्रेस, और कई कांग्रेसियों को आप प्राइवेटली पूछिए, वो कहते हैं व्हेन वी आर विद प्रियंका वी फील वेरी रिलैक्स्ड, कि उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं बड़े रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो हंसी मजाक में लोगों के साथ जोक करती है। नितिन गडकरी के साथ उन्होंने चाय पी, वायनाड के इश्यूज पर बात की। राहुल गांधी जो है वो लड़ाकू है, तो जब लड़ाकू है तो इर्द गिर्द भी लोग लड़ाकू बन जाते हैं, उसमें फिर तालमेल होना बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी ने इस सेशन में दिखाया कि शी इज केपेबल ऑफ ट्राइंग टू रीच आउट अक्रॉस द आइल, यानी जाकर गडकरी जी से मिलना, स्पीकर के चाय पर जब बुलाया गया वहां पहुंचना। आई थिंक दैट वाज वन सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट सेशन, जहां पार्लियामेंट के अंदर इतना विरोध हुआ और सरकार ने अपने बिल्स एक तरह से पुश कर दिए, जो मनरेगा को रिप्लेस करना या न्यूक्लियर लायबिलिटी को। आई थिंक ओवरऑल दिस सेशन हैज शोन, सौरभ, जैसे साल अंत हो रहा है, कि मोदी शाह कमांड में है। वो डिसाइड कर सकते हैं कौन अध्यक्ष बने, कौन सा बिल करना है, कब करना है। पार्लियामेंट सेशन जो 4 हफ्ते का होने वाला था वो 3 हफ्ते करो, ये सब टोटल कंट्रोल है। पार्लियामेंट नाउ, लाइक द बीजेपी, इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ 2 जोड़ी नंबर 1, जिसे मैं कहता हूं, ये जोड़ी नंबर 1 अब टोटल कंट्रोल में है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन हताश है, कांग्रेस जो है थोड़ी डिमोरलाइज्ड है, खास करके बिहार और बाकी रिजल्ट्स के बाद। टीएमसी डीएमके बस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। नहीं आई थी 12 घंटे का धरना कर रही थी पार्लियामेंट के बाहर मनरेगा को लेकर, लेकिन उनकी निगाह बंगाल के चुनाव पर है। डीएमके कैमरों की निगाह थी कि कोई वेप तो नहीं कर रहा है। वो तो वेपिंग का तो आप जान, लेकिन मेरा यह कहना है कि यू आर सीइंग द ट्रांजिशन। 1.5 साल पहले कई बिल जो गए सिलेक्ट कमेटी के पास जाने पड़े, अब वो नहीं जाएंगे। अब सरकार ने तय किया है कि जिस तरह 18 महीने पहले क्या कहा जा रहा था कि आरएसएस वीटो करेगा, कौन बनेगा अध्यक्ष, इतने महीनों से क्यों चल रहा है, क्योंकि आरएसएस और मोदी शाह के बीच में तनाव है। अब क्या हुआ, जो मोदी शाह चाहते थे वही हुआ है। दे आर इन कंट्रोल। ये बात आपको हिमांशु जी इतने स्पष्टता से शायद ना कहें, पर मैं कहूंगा दे आर द हाई कमांड। ये चर्चा हो चुकी है, इस पे आप और मैं 2 बार 3 बार ललन टॉप के शो में ही बात कर चुके हैं। तो आप भी मानते हैं मेरी बात, दैट हाई कमांड नाउ इज मोदी शाह, जोड़ी नंबर 1। नहीं, अब वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप आज के ये भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में कहा जाता अटल आडवाणी की जोड़ी है। हाँ, पर उस जोड़ी के पास उतना पावर नहीं था जो इस जोड़ी के पास है। देखिए सत्ता जो है, क्योंकि उस जोड़ी के टाइम 200 पार नहीं कर पाई थी भाजपा। एग्जैक्टली, यही तो बात है। मोदी जी ने दिखाया है, अमित शाह ने दिखाया, चुनाव जीतना। हमारी राजनीति सत्ता की राजनीति है। एक बार आपको इतने चुनाव के जीत हो, आप कौन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से टक्कर ले सकता है? ना आरएसएस। और यही मेरे राजदीप सरदेसाई टक्कर लेंगे। मैंने मेरे पहली किताब में यही कहा था कि एक बार पूछा गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी एक व्यक्ति ने मोहन भागवत से मिले, उन्होंने मोहन भागवत से पूछा कि आपने नरेंद्र मोदी, 2011-12 की बात है, बिफोर 3rd विक्ट्री, कि आपने नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड पर क्यों नहीं रखा है? वेरी इंटरेस्टिंग। मोदी जी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड पर नहीं थे, हालांकि वो 2 टाइम मुख्यमंत्री थे। तो सरसंघचालक ने यह कहा कि डर यह है कि एक बार वो प्रधानमंत्री के फेस बन जाए, या अगली बार तो वो सरसंघचालक भी बनना चाहेंगे, बिकॉज ही वांट्स कंट्रोल। एंड टुडे दैट डे हैज अराइव्ड। जमाना आ गया है जिसमें मोदी जी नाउ इज इन कंप्लीट कंट्रोल अराउंड विद अमित शाह। अमित शाह तय करते हैं संगठन में क्या होगा। आपने पूछा क्या आपके राज्य में कोई मुख्यमंत्री बदलेगा? ये डिसीजन ना हिमांशु ले सकते हैं, ना ललन टॉप ले सकता है, ना मैं ना सर संघ ले सकता है। संघ अपनी राय रख सकता है। डिसीजन विल नाउ बी टेकन बाय शाह मोदी जोड़ी, ये मुझे लगता है। और यही फर्क आ गया है, कौन सा बिल कब पास करना है, क्या करना है पार्लियामेंट में। इट इज नाउ कंप्लीटली कंट्रोल्ड। नॉट सिंस इंदिरा गांधी इन हर पॉम्प, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं, नॉट सिंस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यही करती थी ना, बाबा साहेब भोसले को बना दो, गुंडू राव को बना दो, स्पेशली 80 से 84 के बीच में, खास करके 80 और 84, लेकिन वो ट्रेंड शुरू हो गया था। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। 80 और 84 के बीच में बिल्कुल इंदिरा गांधी ने अपना एक हाई कमांड कल्चर बनाया था, वही आज बीजेपी में है। नितिन नवीन इज अ चॉइस ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। पंकज चौधरी इज अ चॉइस ऑफ अमित शाह। आप मान जाइए, दिस इज अ रियलिटी।
अब हिमांशु उसको कितना स्पिन करे, गूगली अरे डाले, कोई तो स्पिन नहीं कर रहा है भाई, वो बीजेपी की बीट का यही दिक्कत है। आपने सिर्फ ये बड़े आप नेताओं जो के है, बाहर बाइट कनेक्ट की राजदीप है, जी। बीट रिपोर्टर्स की अपनी मुश्किल होती है सर। Why are you giving him that? ये गलत है। एक और भाई, चीज, अभी हमने राजदीप जी मेहनत ने- की। अच्छा, चलिए। देखिए सॉफ्ट है, देखिए कितना अरमानी सॉफ्ट है। आपका बर्थडे कब है? सर मेरा जन्मदिन 22 अप्रैल के दिन होता है। 22 अप्रैल को मैं एक अच्छी रेमंड्स की जैकेट आपको दूंगा या HMT की घड़ी, आप चूज जी, करिए। जी। आपको भी एक मेरा अच्छा, बर्थडे सर, बीत गया और कभी सितंबर में। आपका आपके लिए मोदी जैकेट, हाँ, आपके लिए मोदी जैकेट खरीद के लाऊंगा। और कभी आपका दिल करे जेड ब्लू करके एक दुकान है अहमदाबाद में, वहां मोदी जैकेट, मोदी जी के लिए जैकेट बन रहे हैं। चलिए, संतोष सिंह जी हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के, जो मेरे ख्याल से हमें से सबसे ज्यादा करीबी से जानते होंगे एक पत्रकार के तौर पर नितिन नवीन को। बताइए सर, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? हाँ, बहुत सारी बातचीत अब दिल्ली बेस्ड कर चुके हैं, बहुत गूगल हो चुका है, बहुत सारी खबरें छप चुकी है। मैं वो बताऊंगा जो कि डोमेन में कम है या फिर नहीं है। सर मैं सौरभ शुरू करूंगा रिसेंट 4 प्रीक्वेल से शुरू करता हूं, नितिन नवीन की जर्नी से। नितिन नवीन देखिए, आप बीजेपी के टॉप 10 नेताओं में भी गिन की गई थी, मुश्किल से गिनती होती थी कि 10 जो बिहार के शीर्ष नेता थे उसमें गिनती होती थी। और एक तरह से कहिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इन लोगों का जो 4-5 जो आप शीर्ष के नेता देखते हैं, उन सबसे दूर, उन सबकी राइवलरी से दूर, आपसी राइवलरी से दूर, उन सबके औरा से दूर, एक छोटा कार्यकर्ता जिसको कि बहुत कम लोग नोटिस करता था, चाचा भैया कहने वाला आदमी, सबको, बहुत लोगों को जो बड़े हैं उनको प्रणाम करने वाला, गाड़ी रोक के, इस तरह से नोटिस नहीं हुआ। तो इस बीच में जो अब जब बड़ा पद कोई प्राप्त कर लेता है तो हम लोग डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई घटनाएं क्या थी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हिंट हुआ होगा। तो अप्रैल 2025 में मधुबनी की प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है, उसमें उसका प्रभार नितिन नवीन को दिया जाता है। और लोगों को दिया जाता था, नितिन नवीन को दिया गया, उन्होंने किया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रीक्वेल है जो कि हमको मदद करेगा कि ये कैसे बनते हैं, इनको फीलर कैसे मिला। 25 अक्टूबर छठ शुरू होता है, 4 दिन का छठ। पहला दिन स्नान का होता है, इसको नहाए खाए बोलते हैं यहां। उस दिन अमित शाह की इच्छा थी कि हम आपके यहां जाकर के नहाए खाए का प्रसाद खाएंगे। उसमें कद्दू भात होता है, कद्दू पंपकिन बनता है, वो खाया जाता है। तो वो वहां उनके पटना में है, उनके रेजिडेंस पर जाते हैं। तो एक ये पहला मैसेज जाता है कि क्लोजनेस का, कि भाई टू द टॉप लीडरशिप। फिर भी लेकिन माना जाता है कि लिए अमित शाह यहाँ विजिटिंग थे, तो रोटेशन पर और भी कभी विजय सिन्हा के यहाँ भी गए होंगे उनके बेटे की शादी में, तो यहां भी आ गए, तो बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा वाकया होता है असेंबली इलेक्शन में, जब प्राइम मिनिस्टर पटना एक रैली के क्रम में एयरपोर्ट पर आते हैं और प्रोटोकॉल में शीर्ष के नेताओं से मिल करके और सीधे स्किप करके नितिन नवीन के पास जाके रुकते हैं, 1-8 मिनट तक कुछ प्लेजेंट्री शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा पॉइंटर हुआ। ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है नीतीश कुमार का, वो पूरा जिम्मा जो है नितिन नवीन के हवाले है। इन तीनों पॉइंटर्स के ये निकाला गया मतलब कि नितिन नवीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, जो कि एट द एक्सपेंस ऑफ विजय कुमार सिन्हा, जो कि एक अपर कास्ट में सम्राट चौधरी रहेंगे, दूसरे को रिप्लेस करके ये होगा। ये नहीं हुआ तो निराशा हुई। फिर जाकर के आप देखिए संडे को दिन, जिस दिन उनका लास्ट जब चुनाव होता है, घोषणा होती है, आप देखिए क्या विडंबना है। नितिन नवीन अपने सबसे बड़े नेता यहां बिहार जिनको मानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को इस फंक्शन में बनाते हैं जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है। कार्यकर्ता का ये इनको सम्मान करना है कि आपने मुझे बांकीपुर से जिताया इतने मतों से। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्राट चौधरी आते हैं। उसी प्रोग्राम के बीच में रिपोर्टेडली BL संतोष, भाजपा के बड़े नेता, का फोन आता है कि आप भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप देखिए इस प्रोटोकॉल में जो अपना नेता है, उस नेता के महानेता एक फोन कॉल से वो तत्क्षण हो जाते हैं तुरंत। वहां पता नहीं, बहुत मुश्किल से शेयर करते हैं, बात तो पता चली जाती है, चूंकि ऑफिशियली लेटर तब भी लोगों को आ जाता है। और वो जो पत्र जो आता है, लोगों को किसी को भरोसा, इंक्लूडिंग मीडिया। यहां तक मुझे लगा कि बीजेपी में चूंकि यहां दिलीप जायसवाल मंत्री बने हैं, तो हो सकता है कि इनको स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं पुस्तक मेले में था तो मुझे लगा यार छोटी स्टोरी जाके कर देंगे,
फिर दिल्ली से फोन आया राष्ट्रीय बने हैं, तो फिर मैंने वो लेटर मंगवाया कि वास्तव में ऐसा हुआ है। तो ये था एक इमीडिएट प्रीक्वल। अब मैं बताता हूं पिछला, जो कि आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जो कि कम रिकॉर्डेड है, कम डॉक्यूमेंटेड है। नवीन किशोर सिन्हा इनके पिताजी 4 टर्म के एमएलए 95 से लेकर 95, 2000, 2005 की फरवरी, 2005 का अक्टूबर, 4 बार के एमएलए और सुशील मोदी के समकक्ष सबसे बड़े कद्दावर नेता, सुशील मोदी के सबसे बड़े राइवल। नंद किशोर यादव राइवल नहीं थे, सुनील चौबे उस तरह से राइवल नहीं थे, नहीं प्रेम कुमार राइवल थे, सबसे बड़े व्यवहार, बहुत पॉपुलर थे, जो कि लेकिन सुशील मोदी का एबीवीपी बैकग्राउंड था, संघ का बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड से आते थे, तो वो उनको बर्दाश्त मिली, वहां बने। और कहा जाता है कि सुशील मोदी दुनिया में नहीं रहे। कहा जाता है कि 2005 के अक्टूबर के इलेक्शन में प्रबल दावेदार थे मंत्री के, बड़ा पद प्राप्त करने के लिए, नवीन किशोर सिन्हा को नहीं मिला वो पद और बहुत दुखी थे। और उसी 2005 में ही दिसंबर में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय नितिन नवीन बीआईटी मेसरा में पढ़ रहे थे, उन्होंने 12th करके बीआईटी मेसरा रांची में थे, और उनको ड्रॉप करने के लिए, एजुकेशन ड्रॉप करके यहां आना पड़ा। और पार्टी की इच्छा थी, इंक्लूडिंग सुशील मोदी, कि इनकी मां मीरा सिन्हा आए, एमएलसी बने, और पार्टी में उनकी लीगेसी, नितिन नवीन किशोर सिन्हा की लीगेसी को आगे बढ़े, ये भी मूवमेंट आई बड़े नेता की। लेकिन इतने पटना वेस्ट में, चूंकि नाम बदल गया था पटना वेस्ट, इतने पॉपुलर ये थे नवीन किशोर सिन्हा की ये डिमांड हुआ कि नितिन को चुनाव लड़ना चाहिए। 2006 में चुनाव लड़ते हैं नितिन, और तब से लगातार 6, 10, 15, 20, 25, और जब तक सुशील कुमार मोदी का बिहार की राजनीति में बरदस्त रहा, नितिन नवीन का उस तरह से राइज नहीं हुआ। और 21 में 2020 बोल गए थे हिमांशु जी, 21 में मंत्री बने हैं, और उनको कौन से विभाग दिया गया? रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो कि वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था बिसाइड्स हेल्थ एंड फाइनेंस, जो कि नंद किशोर यादव सरीखे, चंद्रमोहन राय सरीखे लोग जिनको मिला हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जो कि मुझे भी बहुत हाल में, जब उन पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब मुझे पता चला। आपको याद होगा 2009 वाला वो पोस्टर, नीतीश कुमार मोदी का वो बहुचर्चित पोस्टर, जिस पोस्टर पर पूरा बवाल हुआ था, और उस पोस्टर को 2010 के पटना नेशनल एग्जीक्यूटिव के पहले उस पोस्टर को चलाया गया था, छापा गया था। और कहा जाता है कि नितिन नवीन ही वो शख्स थे जिन्होंने कि लोकल पेपर से कोऑर्डिनेट किया था उसको छपाने में, बिना किसी को बिना बताए जताए हुए कि सुशील मोदी को पता नहीं चल जाए, किसी और को पता नहीं चल जाए। वहां से नितिन नवीन का आप देखिएगा, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में उस तरह का राइज नहीं था, मंत्रालय नहीं मिला था, उम्र भी कम थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका धीरे धीरे राइज हुआ। बीवाईजेएम पर रहे, बिहार युवा मोर्चा में, उसके बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे, सिक्किम के प्रभार में रहे, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ में रहे। तो ये और देखिए, इसको कहानी को कंप्लीट करते हैं। अब जिस सुशील कुमार मोदी को माना जाता था कि उनके राइज में कहीं न कहीं वो अड़चन लगा रहे थे, जब सुशील कुमार मोदी की मृत्यु होती है, तो उनके क्रिमेशन का जिम्मा लेने वाला व्यक्ति कौन है? नितिन नवीन। तो ये नितिन नवीन की जर्नी है। और मतलब हम लोगों को भी, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक नितिन नवीन का इंटरव्यू नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। मुझे लगता था कि जब भी आती थी 5, 6, 7 के शीर्ष नेताओं में बात कर जाती थी, और शायद मैं कर भी देता तो हो सकता है अखबार नहीं छापता। तो अब राजनीति ऐसी चीज है कि कौन सा वामन बलि हो जाए कभी, यू नेवर नो। तो वो उसके एग्जाम्पल हैं, और ये पूरी परंपरा कौन सा वामन बलि हो जाए। हाँ, कौन सा वामन बलि हो जाए, तो यही है ना। प्रचंड जीत में भाई आप वामन भी बलि हो जाता है, और हार में सारे बलि वामन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो भाजपा का वो पहला वाला दौर चल रहा है, जहां की आप देखिए कौन कौन से नेता को चुना। हम सरप्राइज इसलिए नहीं होते हैं कि आप देखिए द्रौपदी मुर्मू बनी, आप जेपी नड्डा को जोड़ सकते हैं, आप मोहनलाल यादव को मान सकते हैं, भजन लाल शर्मा को मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बने विष्णुदेव मांझी बने। तो ये सारे सरप्राइज एलिमेंट हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर हुआ। उन्होंने एक, हमको लगता है कि एक नीचे से लिस्ट बनाई
युवा नेताओं की लिस्ट बनाई और इसमें इस चुनाव में भी जो संगठन के तौर पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर नितिन का बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा योगदान था। और सबसे बड़ा उनकी खासियत ये थी कि उन सारे नेताओं की भीड़ से जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप स्टेट की चल रही थी उससे दूर हटके वो खड़े थे। और कहीं ना कहीं ये उनकी जो ह्यूमिलिटी है, उनका जो लो प्रोफाइल होना है, उनका जो नथिंगनेस ऑफ द पॉलिटिक्स है बीजेपी में, वो उनके काम आया। जी सौरभ जी। पंकज जी, क्या जोड़ेंगे नितिन नवीन प्रकरण में? नितिन नवीन प्रकरण में पहली बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने रायपुर गए थे, डीजीपी का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उस दौरान ये यहाँ पर थे नितिन नवीन। तो वो होता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल में कि कौन कौन उनको रिसीव करेंगे, तो पहले इनका नाम था नितिन नवीन का, और आखिरी वक्त में पीएमओ की तरफ से जो लिस्ट जारी हुआ उसमें इनका नाम कट गया था। तो पहली बार चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त, ये बात पिछले महीने की है, कि नितिन नवीन के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। और एक लाइन आजकल बहुत बीजेपी और संघ के बीच में चल रहा है जब से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये तो आप सब जानते हैं कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाई बीजेपी का अध्यक्ष जिसको चुनना है वो बीजेपी का काम है, हमारा उसमें कुछ नहीं है, देरी हो रही तो उनकी तरफ से है, लेकिन संघ जिसको चाहता था बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं थी। ये कहा जा रहा है नितिन नवीन के लिए कि क्राइटेरिया संघ का है और आदमी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हैं, और इसमें पूरे खांचे में फिट बैठते हैं। और 12 तारीख को जब बस्तर गए थे अमित शाह, जो जानकारी आई, तो बुला लिया गया था नितिन नवीन को, और वहीं पर घंटे भर मुलाकात हुई। अमित शाह जब लौट के आए रायपुर, और उसी दिन जो कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, और ये कहा गया कि SIR की मीटिंग के सिलसिले में नितिन नवीन को बुलाया गया था। लेकिन पहली बार नितिन नवीन को शक हुआ जब बहुत सारी लंबी चर्चा हुई, उनको कहा गया आप दिल्ली जाइए, फलाने फलाने से मिलिए और उसके बाद पटना जाइएगा। तो क्या होता है ना बीजेपी में कि प्रोसेस ऑफ डिलीशन, अभी जैसे हिमांशु भी बता रहे थे कि VD शर्मा का या फिर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM का तमाम बिरादरियों को लेकर भी हो रहा था कि ब्राह्मण से दें या किसको दें, OBC को नहीं करना है, ये एक तरीके से तय हो चुका था। आखिर में नितिन नवीन के नाम पर जाकर के मोहर लगी है, और यही कहा जा रहा है कि संघ का क्राइटेरिया है और बीजेपी के व्यक्ति हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, संतोष जी, जाने से पहले जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये नीतीश कुमार ने ये जो आयुष डॉक्टरों वाले कार्यक्रम में किया, इसको लेकर कुछ है मुख्यमंत्री कार्यालय में सुगबुगाहट की वाकई अपनी बात स्पष्ट करें, उस महिला डॉक्टर से माफी मांगें या अफसोस जताएं या अपना इंटेंशन क्लियर करें, कुछ ऐसी है चर्चा या अब अड़ गए हैं? नहीं, अड़ने की बात नहीं है सौरभ। वो एक तरह से अनऑफिशियली तो अपॉलोजेटिक अधिकारियों से जो बातचीत होती है, तो ये इंक्रीजिंगली अब डोमिनेटली फीलिंग हो रही है कि पब्लिक एक्सपोजर ऑलरेडी कम हो चुका है, उसको और कम किया जाए इसमें इंटरेक्शन में। अब इसको ये वर्कआउट करें कि ये कैसे हो सकता है, ये किया जाए। लेकिन वो उस पोजीशन में वो ये ऑफिशियली करेंगे तो थोड़ी सी उनकी ये राजनीतिक रूप से बद्दी पिटेगी, तो वो नहीं करना चाह रहे हैं। और बीच में बात आई कि वो उनके परिवार की तरफ से वो कोलकाता चली गई हैं, उनके परिवार की तरफ से आया वो ज्वाइन नहीं करेंगी। तो हमने कोशिश जानने की कोशिश की थी, ऑफिशियली गवर्नमेंट को कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमको लगता है सी इज टेकिंग हर टाइम, और थोड़ा सा कम्युनिटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, तो ये चीजें खराब हुई। लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे 3, 4, 5 आप देखेंगे 2-3 वर्षों से काफी हो रहा है। विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बोले, एक महिला को बोल दिए थे महिला हो जी बैठो न कुछ आता है, फिर बाद में वो दोनों एपिसोड को अपोलोजाइज करते हैं, फिर वो गमले रखने वाला प्रकरण है, फिर वो जन गण मन में जो ताली बजा रहे हैं वो वाला आता है। तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य को लेकर के लोग माफ कर देते हैं। लेकिन ये भी एक तरह से विडंबना है, अगर स्वास्थ्य की बात है तो एक आधिकारिक रूप से आप रिलीज तो करें कि इनका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य की क्या समस्या है। तो वो भी तो हमको नहीं, हम लोगों को मीडिया के डोमेन में नहीं बताया जाता कि इनके स्वास्थ्य के साथ क्या इशू है। तो चूंकि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स इतना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने, जो हमारे यहाँ IDX ने बताया कि भाई इस तरह की, अब आदमी बताया कि इस तरह के नहीं करना चाहिए, उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को क्वेश्चंस किया। तो उस मामले में सेकुलर क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो 2020 के चुनाव के बाद मैं बहुत सारे पद जानता हूं निगम बोर्ड के जिसमें कि मुस्लिम्स को रखे गए। हम ओपनली बोलते हैं कि भाई हमने काम करूंगा, हमको वोट न दे। संतोष जी, सेकुलर क्रेडेंशियल्स अपनी जगह हैं, कोई नकाब पहने हैं, कोई टीका लगाए, कोई आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूना, पहली चीज। दूसरी चीज, समथिंग कॉल्ड एजेंसी ना, आप CM हो सर, डॉक्टर ने उसको पकड़ के आप कह सकते थे कि बेटा अपनी शक्ल दिखा दो, या कुछ भी एक बाप के भाव से कहते, लेकिन इतने सारे पुरुषों के बीच घिरे होके उसका नाम, ये गलत है भाई।
it is below the decorum of any individual, forget जी। chief minister, is holding such a high chair. बिल्कुल। और ये हमने नीतीश कुमार को पूरा 20 वर्ष कवर किया है, और उनकी कंडक्ट के बारे में, उनकी शब्दावली के, मैंने दुरुल मिसरूल में जिस किताब की बराबर चर्चा करते हैं, मैंने तो नीतीश कुमार द डिक्शन में एक चैप्टर लिखा था कि शब्द शैली के लिए जाने जाते हैं। आप जब प्रश्न पूछते थे वो कहते थे कि आपके प्रश्न के 2 खंड हैं, इस तरह से बताते थे। जो आदमी इस तरह की भाषा, इतने डेकोरम, सौम्यता, और वो अचानक हो, कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य का इशू है। इसको कहीं ना कहीं सरकार को पॉलिटिकल के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन को इसको देखना पड़ेगा कि इस चीज को, क्योंकि आप देखिए जब किसी से आप बयान लेने के लिए हम बात करते हैं, नाम नहीं बताते हैं, तो पहला उनका रिएक्शन ये रहता है कि उसमें बोलने के लिए क्या रहा है, बताइए हम क्या बोल सकते हैं। तो प्रवक्ताओं को भी काफी दिक्कत होती है डिफेंड करना इस तरह के एक्ट को। वट एवर डिड इट, ऑफ कोर्स एकदम इट शुड बी कंडेम्ड इन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल। उसमें कोई बात नहीं, हम लोग पेरिफेरी के बाहर हैं, और ये बात जेडीयू भी जानती है कि व्हाट हैज हैपेंड, दैट वाज सर्टेनली रॉन्ग, और देखते हैं हाउ इट गोस फ्रॉम हियर। जी, थैंक यू सो मच। पंकज जी, आपके नामा राशि बन गए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सुना गया है कि पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ कतई इस नाम को लेकर राजी नहीं थे, बहुत नाराज थे, और उनको मनाने के लिए बीएल संतोष संगठन महामंत्री को जाना पड़ा। सिर्फ प्रभारियों के दम पर नहीं माने योगी आदित्यनाथ। किसके नाम को लेके अड़े थे? स्वतंत्र देव सिंह के नाम को लेके अड़े थे, या पंकज चौधरी के नाम से उनको ज्यादा दिक्कत थी? बताइए क्या है कहानी। इस कहानी के 2 तरह के वर्जन हैं। बताइए, दोनों बता दीजिए। कहानी को ये है कि जिस मीटिंग की आप बात कह रहे हैं कि केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ गए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से घंटे भर की मुलाकात हुई, उसके बाद वो केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले, उसके बाद ब्रजेश पाठक से भी मिले, बीजेपी ऑफिस भी गए, वहां भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से जो संगठन के, उनसे भी मुलाकात की। ये कहा गया कि आधिकारिक तौर पर कि वो सबको सूचित करने गए थे कि भाई पंकज चौधरी तय कर लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई होगी, उनका नामांकन होगा, फिर उनका चुनाव होगा। पर एक बात सच है सौरभ जी, शुरुआत जो हुई पंकज चौधरी के लिए भूमिका, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने ही बना दी थी जो सीएम है। उन्होंने पंकज चौधरी के नाम के बारे में नहीं सोचा था, उनके जहन में नाम कोई और था, लेकिन भूमिका बन गई पंकज चौधरी। कौन सा नाम था उनके जहन में? स्वतंत्र देव सिंह थे उनके लिए, और स्वतंत्र देव सिंह के लिए जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वही उनके लिए वीकनेस भी साबित हो गया। ये कहा गया था कि बीते लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को नुकसान हुआ, खासतौर से एनडीए को यूपी में, उसकी वजह में सबसे बड़ा रहा था कि कुर्मी वोटर जो है वो बीजेपी और एनडीए से, जबकि अपना दल जैसी पार्टी का भी गठबंधन में है, उसके बावजूद नुकसान हुआ और इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल गई थी। तो कुर्मी बिरादरी का यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा, तो विधानसभा चुनाव जो साल भर बाद है उसमें पार्टी के लिए सुविधाजनक रहेगा सामाजिक समीकरण के हिसाब से। और यहीं से नाम चला है कि भाई किसको बनाया जाए। उसमें कई सारे नामों पर चर्चा हुई, बनाना है कुर्मी को ही, और उसमें किस किस नाम को लेकर के तो रायशुमारी शुरू की गई। सबसे पहले राजनाथ सिंह से चर्चा की गई, उन्होंने पंकज चौधरी का नाम बताया। फिर पार्टी के जो 2 राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनसे भी अमित शाह ने पूछा, उन दोनों ने भी पंकज चौधरी का नाम बताया। और उसके बाद एक तरीके से पंकज चौधरी, अब देखिए बिहार में संजय जायसवाल को रिप्लेस करते हैं दिलीप जायसवाल। बीजेपी उस खांचे से नहीं सोचती है जैसा आमतौर पर हम लोग सोचते हैं। ये कहा गया कि भाई गोरखपुर पूर्वांचल से ही योगी जी भी आते हैं और वहां से ही पंकज चौधरी को, लेकिन नहीं, पंकज चौधरी का ही नाम फाइनल किया गया कि कुर्मी बिरादरी के हैं। और इसीलिए पंकज चौधरी को कहा जा रहा कि अमित शाह का आदमी है। फिर से एक तरीके से समाजवादी पार्टी की कोशिश भी कर रही है कि दिल्ली बनाम बीजेपी का झगड़ा कराने के लिए। लेकिन जो योगी जी चाहते थे कि जिस बिरादरी का, पर उनके नाम जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, नाम कोई और हो गया जो केंद्र का है। और उनके घर पे पार्टी भी, आपको बता दूं कि कमलेश पासवान के घर एक पार्टी हुई जी। कमलेश पासवान और पंकज चौधरी, इन दोनों को यूपी की बीजेपी की राजनीति में दिल्ली का करीबी माना जाता है। तो कमलेश पासवान के घर पर एक डिनर पार्टी हुई, उसमें सभी बीजेपी सांसदों को बुलाया गया, राजनाथ जी भी पहुंचे, नितिन नवीन भी पहुंचे। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर पर भी विवाद शुरू हो गया है कि वहाँ योगी जी की तस्वीर नहीं है। धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं यूपी के, वो लखनऊ से दिल्ली गए पर योगी जी का पिक्चर गायब है, तब उस पर भी नया बखेड़ा शुरू हो गया है। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंकज चौधरी के घर गए थे, उसकी भी कहानी बताई जाती है कि होर्डिंग थी, उसमें पंकज चौधरी की फोटो थी, फिर योगी आदित्यनाथ के
आसपास के लोगों ने वो फोटो हटवा दी, फिर मैसेजिंग हुई, बड़ी कहानियां चल रही हैं। नहीं पता नहीं कितनी कच्ची पक्की है। ऐसा कई बार हुआ है। आप हाँ। बात करेंगे ना, जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनता है गोरखपुर का, कई बार बनता है, तो वहां पर क्या होता है कि राधा मोहन अग्रवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, गोरखपुर से ही आते हैं। एक समय में योगी जी के राइट हैंड होते थे। एक समय में फिर एक समय वो भी हुआ जब वो विरोधी हो गए। जब बिल्कुल, फिर एक समय वो भी हुआ जब उनका 2022 में टिकट कटा तो रोए भी अपने घर में बैठ। तो एक बार का किस्सा ये है कि ये दोनों के साथ रहा, राधा मोहन दास अग्रवाल जिनको आरएमडी बोलते हैं और पंकज चौधरी। तो सब स्वागत में होर्डिंग बैनर लगते हैं, अपनी फोटो रहती है निवेदक के तौर पे। तो क्या होता है कि नियमों का हवाला देते हुए नगर निगम वाले क्या करते हैं, इन दोनों के होर्डिंग बैनर हटा दिया करते हैं। ऐसा कई बार हुआ। इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक, प्रधानमंत्री तक दी गई और उसके बाद एक बार फिर से इन दोनों को कहा गया कि अपने होर्डिंग लगवाए, ऐसा कहा जाता, बताया जाता है। ये बात साल 2023 की है। गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसका शताब्दी वार्षिकोत्सव था और उसमें प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया गया था। तो प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से आया यूपी सरकार को कि भाई पंकज चौधरी जी भी सामने, जो गीता प्रेस के सामने की गली है, हरिवंश मोहल्ला कहते हैं उसे, वहाँ पे उनका घर है, तो पंकज चौधरी के घर भी जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ये मतलब ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था यूपी सरकार के, लेकिन गए वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनके घर भी गए। वो पतली सी गली है वहाँ पर। इनकी माँ जो है पंकज चौधरी की, उज्ज्वला चौधरी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही थी। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जब प्रधानमंत्री ने पंकज चौधरी से पूछा कि भाई हम जूता पहन कर अंदर जाएं कि नहीं, क्योंकि बाहर में सब लोगों ने जूते खोल रखे थे। तो कहा गया कि नहीं आप अंदर चलिए। माता जी ने उनकी आरती उरती उतारी थी, बड़े खुश होकर आए थे और एक बड़ा मैसेज दिया कि भाई पंकज चौधरी चूंकि गोरखपुर में घर है, महाराजगंज से वो सांसद भले 7 बार के रहे हैं, तो युवा के नहीं, पावर ऑफ बैलेंस जो होता है ना, बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश गया। और तब से कहा जा रहा है, आप जब बन गए तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वो करीबी हैं, प्रधानमंत्री के चॉइस के। हमारे साथ लिज मैथ्यू जी भी हैं जो कई दशकों से बीजेपी कवर कर रही हैं। लिज जी, एक ही सवाल है, बड़ा दिल्ली की मीडिया में नाम चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, क्या हुआ? ये लोग कहाँ पिछड़ गए? संघ की कृपा दृष्टि नहीं हुई या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजी नहीं हो पाए इनके नाम पर? क्या चला और अब इन लोगों की क्या स्थिति है? आपको पता है कि बीजेपी में कभी ऐसे, जैसे कि ये 2014 ऑनवर्ड्स ऐसे कोई ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं आते कि जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है। एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के जो सबसे टॉप लीडर्स सरप्राइज देने में हमेशा उनको है ना एक स्पेशल इंटरेस्ट है। तो ये सही है कि चर्चा में आई थी। ये भी सही है कि इन लोगों को, ये जो आपने जो नाम लिया है, उनको भी लगाता है, उनसे ये जो ऐसे बात हो रहे हैं उसमें बहुत बार हमने उनकी जो क्लोज लोग है उनसे पता चल गया था कि इनकी नाम भी है। दिस इज अ फैक्ट that they were also considered, but obviously जो चीज फाइनल जो कॉल है पार्टी में आजकल प्रधानमंत्री ही लेते हैं। तो यही था कि ये नितिन नवीन प्रधानमंत्री का चॉइस है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो ऑफ कोर्स अमित शाह जी से भी बात किया होगा बाद में, लेकिन ये इनका चॉइस है। कि ये भी सही नहीं है कि संघ ने बोला इनसे, मुझे मेरा जो भी सोर्सेस है वो बोलते हैं कि देखिए संघ ने एक चीज बोला था कि ये बोला नहीं, उनका उनकी जो मन में ये इच्छा थी कि ये जो भी प्रेसिडेंट नया आएगा वो बिटवीन 45 and 55 यंग लीडरशिप, जो पार्टी को अगले जो नेक्स्ट जनरेशन में एक नेतृत्व करने वाला नेता को चाहिए था, वो उनका था। बाकी उसमें मुझे नहीं लग रही कि संघ का या कोई और का कोई इनपुट या फीडबैक गया है। ये प्रधानमंत्री जी ने इनको चुना, यंग फेस है कि पार्टी की, ऐसे हम मानते हैं कि इनका नया जनरेशन शिफ्ट, काइंड ऑफ जनरेशन शिफ्ट is happening in the party। क्या संभावित टीम हो सकती है? क्या हम और सरप्राइजेस की उम्मीद करें, और नए नामों की उम्मीद करें? पार्टी के महासचिवों के तौर पर, उपाध्यक्षों के तौर पर बड़ा फेरबदल होगा
या फिर पुरानी टीम में भी कई चेहरे कंटिन्यू करेंगे, खासतौर पर वो जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं बन पाए अलग अलग वजहों से, जैसे अनुराग ठाकुर हैं, स्मृति ईरानी या और भी नेता हैं? ये जरूर ये है कि एक मिक्स होगा, लेकिन हम ये देखना पड़ेगा कि जो जो नया टीम नितिन नवीन जी ने, जैसे उनकी अभी तो वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो जरूर वो पार्टी प्रेसिडेंट बनने वाला है, ऐसे ही लग रहे, ऐसे ही नेता सारे लोग ऐसे ही इंडिकेशन दिया है। तो जब नया टीम बनाएगा, उस टीम में ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन होगा कि यंग फेसेस या जो पार्टी की अभी वेटरन्स जो एक्सपीरियंस्ड है वो है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पूरा लोगों को उनको पीछे नहीं छोड़ सकते कि पार्टी, एक नेता आज बोल रहे थे कि 140 करोड़ लोगों का एक देश है, उसमें बिना एक्सपीरियंस ऐसे कुछ लोग आके नया आके ऐसे एकदम पार्टी नहीं चला सकती। ये आपको पता है, सबसे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी है, उसको चलाने में एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत चीजें चाहिए कि बस नॉट जस्ट एनर्जी है ना, थोड़ा भी पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में जो पहले जैसे गया ऐसे ही। आप पता है प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब आए, हम बीजेपी 2.0 3.0 जो भी बोलते हैं, लेकिन हमको पता है उसमें राजनाथ सिंह जी था, उसमें नितिन गडकरी जी था, पहले गोविंद मुंडे जी था, पहले वाला जो एक्सपीरियंस लोगों के एक मिक्स था सरकार। अभी तो शिवराज सिंह चौहान है, तो पार्टी में भी ऐसा है कि तो जो फॉर्मर मुख्यमंत्री पुराना मुख्यमंत्रियों से लेके वाइस प्रेसिडेंट है, तीनों मुख्यमंत्रियां जो वसुंधरा राजे, रमन सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी भी थे, ऐसे मिक्स है पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। आगे भी जो आएगा, लेकिन हम जनरेशन शिफ्ट तब बोल सकते हैं कि हम नया टीम को देके, जैसे आपने नाम लिया अनुराग सिंह ठाकुर और स्मृति जी, ये सब लोग आए तो हम बोलेंगे, और जो बाकी भी सिर्फ ये लोग नहीं है वो भी आए तो हम बोल सकते हैं एक जनरेशन शिफ्ट हो रहे हैं पार्टी में। लेकिन सिर्फ नितिन नवीन एक चेहरा बन के रहो, बाकी पुराना टीम है, तो हम जनरेशन शिफ्ट नहीं बोल सकते है ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये जो, जैसे ये बोलने से पहले हमको वेट करना पड़ेगा कि ये नया भी लोग नया किस को ले रहे हैं, वो भी है। हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, आज तक न्यूज चैनल से जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या हाइलाइट्स रहे पार्लियामेंट के इस हफ्ते के? देखिए, पूरे सत्र की कह लीजिए तो काफी लड़ाई और नोकझोंक से शुरू हुआ, डिसरप्शंस काफी थे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे कुछ सहमति बनी, 1-2 हफ्ते उसमें वॉश आउट हुए, जैसे जैसे सहमति बनी तो हमने देखा एक ही हफ्ते में कितने सियासी धुरंधरों ने बैटिंग करते हुए अपनी पार्टी के लिए नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, एक ही सप्ताह में अलग अलग मुद्दों पर वंदे मातरम से लेके SIR पे बोलते हुए नजर आए। हमने देखा मकर द्वार में किस तरह से नेताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई, तल्ख बयानबाजी हुई और कैसे गले भी मिले नेता, कैसे लगातार राजेश शुक्ला और शशि थरूर के बीच में हुआ कि भाई प्रदूषण ज्यादा हो गया है तो आप केरल में मैच करवा लीजिए। और इस तरीके से प्रियंका गांधी, इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से मुस्कुरा के और अपने अंदाज से, चाहे वो मनरेगा पर हो, उन्होंने अपनी बात कह ली, स्पीकर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने धड़ाधड़ अपने पॉइंट्स बोले, या फिर नितिन गडकरी से उन्होंने संसद के फ्लोर पे बोला कि आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, और उसके बाद पकौड़ियों पर उनकी चर्चा कुछ ही घंटे बाद भी तमाम सांसदों से नितिन गडकरी साहब मिले। तो एक शिष्टाचार भी हमने देखा। और प्रधानमंत्री हालांकि इथोपिया गए थे, वापस आए, तो लास्ट डे जो क्लोजिंग थी वो क्लासिक थी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है सेरेमोनियल टीज को जो होती है, जो चेयरमैन या फिर स्पीकर साहब थ्रो करते हैं, जिसमें सभी दल के नेता आते हैं, वहां पे विपक्षी दल के नेता भी आते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि काफी राहुल गांधी की आलोचना हुई थी कि भाई एक सेरेमोनियल जो टी होती है उसमें वो पहुंचे नहीं थे। लेकिन इस बार ही कॉन्शियसली फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से भी कि चेयर जो है थोड़ी निष्पक्ष थी और विपक्ष की भी बात सुनी। चेयरमैन साहब को लेकर भी काफी कांग्रेस सराहना कर रही है कि मौका देते हैं, 0 और अच्छी तरह से चलाते हैं। तो दोनों जगह हमने देखा, सोनिया गांधी चेयरमैन साहब से मिलने गई और यहाँ पे प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी मौजूद नहीं थे,
काफी इंटरेस्टिंग पावर प्ले हमने देखा वहां पे कि प्रधानमंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी वहां पे स्पीकर के चेंबर में नजर आए चाय पानी पर। तो और एकदम से हमने देखा कि पोल्यूशन करते हुए, आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पोल्यूशन करते हुए प्रदूषण पे चर्चा ही नहीं हुई। हम लोग सोच रहे थे कि भाई आधी रात काली करने के बाद लगातार 2 दिन से आज प्रदूषण पे चर्चा होगी। कल देखिए 1-1.5 बजे तक हाउस चला, परसों भी कितनी देर तक चला। तो वही हम लोग को लगा कि भाई आज सुबह जल्दी पहुंचे और देखा तो रात भर का धरना भी देखा तृणमूल का, जो इतनी कड़ाके की सर्दी में सब बंगाल के तमाम नेता है, उनके लिए तो ये सर्दी अनयूजुअल है। वो लोग बैठे हुए थे वहीं पे संविधान सदन के बाहर अपना तख्तियां लेके पूरी रात बैठे रहे और प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। अब पीछे की पर्दे के पीछे दोनों दलों के बीच में सहमति बनी, या फिर ये हुआ कि छोड़ो माहौल ही खराब हो गया है, कोई मेज पे चढ़ गया, कोई तख्तियां लेके आ गया, तो चर्चा वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग था विंटर सेशन। छोटा था पर घटनाएं जल्दी जो गतिविधियां हैं जल्दी बदल गई। बीजेपी एक तरफ से हमला कर रही है मौसमी की राहुल गांधी पार्लियामेंट के सत्र के दौरान बाहर रहे, प्रियंका गांधी सदारत करती दिखी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तो दौरे पे गए। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा वो लिस्ट जारी की है कि जो दौरों पर गए कितनी दफा पार्लियामेंट दौरान गए। क्या रणनीति चल रही, दोनों तरफ से क्या पॉस्चरिंग है? एक्चुअली काफी महत्वपूर्ण मनरेगा जो है वो काफी यूपीए 1-2 के दौरान जो वेलफेयर स्कीम्स आई, खासतौर से यूपीए 1 के बाद जो यूपीए 2 की वापसी हुई थी, उसमें काफी क्रेडिट जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको दिया गया था, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, मनरेगा हो, इस तरीके की जो तमाम स्कीमें थी और योजनाएं थी। और ये दिल के करीब कांग्रेस के ये बहुत ज्यादा मुद्दा है और काफी जो विरोध था वो काफी कट्टर होने वाला था, काफी तीखा होने वाला था। तो राहुल गांधी अगर मौजूद होते शायद वो दूसरे लेवल तक जाता विरोध पर। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एहसास है कि राहुल गांधी बतौर एलओपी उनको अपनी पोजिशनिंग करना जरूरी है, अपने उनके विदेश के जो दौरे हैं, और प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं। तो उस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष वार कर रहा था और वहां पे विपक्ष कह रहा था कि आप प्रधानमंत्री को देखिए। तो दोनों नेता संसद में नहीं थे, दोनों तरफ से वार हो रहा था। पर हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। क्या उनके रहते वो ज्यादा इम्पैक्ट होता, या वो कांग्रेस को भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी गैर मौजूदगी में अगर उनको विदेश जाना है तो जो बाकी नेता है, आप देखिए कि किस तरीके से वो फ्लोर प्रियंका गांधी ने उसमें अपना प्रेजेंस दर्शाया और किस तरीके से उन्होंने अपने बोलचाल की लैंग्वेज में मनरेगा पर जब बोला तो 3-4 पॉइंट्स बोले और रिजिजू अपोज करते रहे कि इसके तहत स्पीकर साहब आपको मौका नहीं देना चाहिए, इन लोग को ये क्यों बोल रहे हैं, अभी बिल को इंट्रोड्यूस होने देते। तब तक प्रियंका गांधी ने अपने पॉइंट्स मनरेगा पर ऑलरेडी बोल दिए थे, मतलब। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जब राज्यसभा में भी गया ये बिल तो काफी तीखी नोकझोंक और देर रात तक हाउस चला। स्पीकर भी बोले चेयरमैन ले जाना चाहिए जनता के बीच में कि काम हो रहा है। कई लोग नेता थे कि भाई कितने बजे चलेगा, हम लोग से पूछ रहे थे 10 बजे चलेगा, 12 बजे चलेगा, 1 बजे तक चलेगा। तो सर्दी भी थी और देर रात तक दोनों सदन चले, लोकसभा एक दिन और राज्यसभा दूसरे दिन। हिमांशु जी, आप भी पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप भी बताइए आपके हिसाब से इस हफ्ते का हासिल क्या रहा? देखिए, जो बात राजदीप कह रहे थे ना कि प्रियंका गांधी ने इस बार जो है वो संसद की महफिल लूटी है। आप देखिए उन्होंने जिस तरीके से डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन किया, बात को रखा, प्रश्नकाल जब चल रहा था लोकसभा में तब भी उन्होंने उसमें अपने प्रश्न को पूछा, वायनाड से जुड़ी बातों को पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा मंत्री जी मैं टाइम मांग रही हूँ, आप टाइम नहीं दे रहे। तो नितिन गडकरी ने कहा आप कभी भी आइए। वो उनसे मिलने चली गई। मिलने गई तो बड़े स्वादपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा कि वायनाड के 6 प्रोजेक्ट हैं,
इन 6 प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपके पास आई हूँ। तो नितिन गडकरी ने भी हल्के फुल्के अंदाज में बड़े अच्छे से उनको कहा कि देखिए आपके भाई राहुल गांधी भी अमेठी के एक काम के लिए आए थे और मैंने उनका वो काम किया था। अगर आपका नहीं करूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि भाई का काम जो है वो कर दिए थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इसके काम नहीं किए। उसके बाद नितिन गडकरी ने ये भी कह दिया कि इन 6 में से ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो प्रियंका गांधी ने उनको ये कहा कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ठीक है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको पूरा करा लेंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार के अंडर प्रोजेक्ट हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वो हो सकती हैं तो वो आप कर दीजिए। आप देखिए आज क्योंकि जब भी सत्र का समापन होता है तो उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर फ्लोर लीडर्स को बुलाते हैं अपने चैम्बर्स में, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं, एलओपी रहते हैं। लेकिन आज एलओपी यहाँ पे नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, चिराग पासवान थे, हर पार्टी के फ्लोर लीडर्स थे, ललन सिंह थे। उसमें बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वायनाड को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने भी बड़े अच्छे से उनको जवाब दे दिया और ये भी रहा कि प्रियंका गांधी वहां रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस को, उनके साथ मणिकम टैगोर भी थे, उनके साथ कुमारी शैलजा भी थी। एक तरीके से प्रियंका गांधी लग रहा है कि वो संसद में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद में राहुल गांधी जो है, अब ज्यादातर जो उनकी स्पीचेस होते हैं वो अंग्रेजी में है, वहीं प्रियंका गांधी हिंदी में बोलती है। उनको पता है कि वोटर कहाँ है। आप देखिए राहुल गांधी जिस लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, रायबरेली से, वो हिंदी मतदाताओं का है, हिंदी बेल्ट है। और प्रियंका गांधी जहां से आती है वायनाड, वहां हिंदी के जानने वाले, समझने वाले, बोलने वाले कम लोग हैं। प्रियंका हिंदी में बोल रही है, राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो आपको अपने मतदाताओं को कैसे एड्रेस करना, ये बात भी प्रियंका गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानती और समझती है। वो वायनाड से सांसद हैं, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस की जो जमीन है वो साउथ की जगह नॉर्थ में मजबूत करनी है। तो वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, अच्छे तरीके से भाषण उनका तैयार होता है, वेल प्रिपेयर्ड होता है। वो उनके भाषण की तारीफ जो है वो अपोजिशन के तो सांसद करते ही हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो प्रियंका गांधी का भाषण ज्यादा अच्छा रहा। आज जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में सभी विपक्षी दलों के सांसदों के साथ साथ प्रधानमंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, तो वहां प्रियंका गांधी ने वायनाड के इशू को उठाया। उस पर बहुत अच्छे मूड में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों नजर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब भी दिए। एक चीज प्रियंका गांधी ने बड़ी अच्छी वहां पे कही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं वायनाड की एक जड़ी बूटी खाती हूँ जिससे मुझे एलर्जी नहीं होती है, प्रधानमंत्री को बताया। फिर उन्होंने पूछा आपकी जो अभी 3 देशों की यात्रा थी, विदेश यात्रा, वो कैसी रही? प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी रही। कई विपक्षी दल के सांसदों ने इस बात को रखा कि ये संसद का सत्र जो है वो बहुत छोटा था, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इसीलिए शोरगुल कम रहा और अच्छा रहा कि जो विपक्षी सांसद हैं उनकी नारेबाजी के कारण उनके दलों को जो है वो कम तकलीफ हुई है। धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि पहले सांसदों को एकजुट होने के लिए जो है वो सेंट्रल हॉल की व्यवस्था थी, अब जो है सिर्फ पार्लियामेंट की जो कैंटीन है नई बिल्डिंग में उसमें ही है। तो उन्होंने कहा अब तो देखिए संविधान सभा बन गई है। एनके प्रेमचंद्रन की बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा देखो वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जब भी सदन में आते हैं वो हमारे जो है अपोनेंट है, विपक्षी पार्टियों से है, सांसद हैं, लेकिन वो तैयारी के साथ आते हैं। हर चीज के लिए पहले बिल पर चर्चा से पहले तैयारी करके आते हैं। तो इस तरीके के खुशनुमा माहौल में आप आज जो है स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक भी की जब शीतकालीन सत्र के बाद समापन हुआ, लेकिन जिस तरीके की तल्खी सदन में नजर आई वो इस बैठक में वो नहीं थी। चलिए, सियासत पर ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। नेता नगरी का ये संस्करण यहीं पर समाप्त होता है। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। खूब ख्याल रखिए अपना और याद रखिए दिल्ली एनसीआर का पर्यावरण अभी भी दुरुस्त नहीं है। सारी भाषणबाजी
सारे दौरे, सारे दावे एक तरफ, दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित वायु दूसरी तरफ। आप देख रहे हैं नेता नगरी।